नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज। आप सभी का परफेक्ट नॉलेज पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम ले आए हैं सीयूईटी इकोनॉमिक्स के लिए रैपिड मॉक टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। पहला मॉक टेस्ट, जिसके हाफ क्वेश्चन आज हम करेंगे और हाफ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द मार्जिनल कॉस्ट। देखिए दोस्तों, जब आपकी कॉस्ट बढ़ेगी तो आपका जो रेवेन्यू है, आपका जो प्रोडक्शन है वो घटेगा। ठीक है ना, आपको ये ध्यान करना है। कॉस्ट बढ़ी इट मीन्स रेवेन्यू घटा, कॉस्ट कम हुई इट मीन्स रेवेन्यू बढ़ा। ठीक है ना, तो आप देखिए व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट, जब हम इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं तो कहता है द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन। यस, पहला ही ऑप्शन जो है ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जब हम पढ़ते हैं कि जब इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट होती है तो हमारा पीपीसी कर्व ऐसा होता है। जब मार्जिनल जो कॉस्ट है हमारी कांस्टेंट होती है तब हमारा जो पीपीसी है वो ऐसा होता है, और जब घटती मार्जिनल कॉस्ट होती है तब हमारा पीपीसी जो है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एमओसी आप जो कहेंगे ये कनकेव होगा। ठीक है, कांस्टेंट एमओसी आप ये कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन होगा, और डिक्रीजिंग एमओसी आप कहेंगे कि कन्वेक्स होगा। ठीक है, ये ध्यान करना है। व्हेन इंक्रीजिंग इन द मार्जिनल कॉस्ट आप कहेंगे द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके सामने रहा। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है ना, कहता है व्हेन द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि जब आप एमओसी की बात करते हैं और वो कांस्टेंट होता है तो आपका पीपीसी कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है ऊपर से नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट है। ठीक है, व्हेन द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये ऐसा कह रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होगा। फिर कहता है व्हेन द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज सेंट्रल स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। सेंट्रल स्लोपिंग ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल, यस ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो आपका यहाँ राइट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो फैक्टर प्राइसिंग पढ़ते हैं। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो एक जो सिंगल गुड है, एक जो कमोडिटी है उसके प्राइस को पढ़ते हैं। जनरल प्राइस जो है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन एक कमोडिटी के संबंध में जो प्राइस है उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है, यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर 1 फैक्टर प्राइसिंग जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ठीक है ना, तो जब हम मैनकाइंड की बात कर रहे हैं, मैनकाइंड, ठीक है ना, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हमारा जो आंसर है इकोनॉमिक्स का, वो देखिए यहाँ आपके मानव बिहेवियर की बात जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं एल्फ्रेड मार्शल जी की तो वो जो है वो मैनकाइंड के बारे में बात करते हैं कि आपने पढ़ा भी है कि एडम स्मिथ ने 1776 में जो है बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के ऊपर फोकस किया था। फिर एल्फ्रेड मार्शल जी आए थे जिन्होंने 1890 में बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने जो है वेलफेयर संबंधी परिभाषा दी है। फिर आप देखते हैं रॉबिन्स 1936, ठीक है, जिसमें इन्होंने जो है स्कैरसिटी की परिभाषा दी है। और फिर आप देखते हैं सैमुअलसन जिन्होंने ग्रोथ संबंधी परिभाषा दी है। तो यहाँ से आपका आंसर जो है वो निकल आता है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डू कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर मेक देयर चॉइस बेस्ड ऑन द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो देखिए जहां पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो है वो अपनी चॉइस जो है वो मार्केट फोर्सेस से डिटरमाइन कर रहे हैं। तो ऐसी जो इकोनॉमी है वो हमारी होती है मार्केट इकोनॉमी। ठीक है ना, यानी कि जहां पर मार्केट फोर्सेस काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंडर इंडक्टिव मेथड द लॉजिक प्रोसीड फ्रॉम। दो प्रकार के मेथड होते हैं बच्चों, एक होता है इंडक्टिव मेथड और एक जो होता है वो होता है डिडक्टिव मेथड। ठीक है ना, इंडक्टिव मेथड होता है जहां पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं हम। ठीक है ना, पर्टिकुलर टू जनरल।
और डिडक्टिव मेथड होता है जहां जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि मैं आपको जो है वो बजट के अंदर से ना, मतलब बजट ना पढ़ा करके मैं पहले आपको जो है वो रेवेन्यू रिसीट पढ़ाना शुरू कर दूं। यानी कि मैं आपको ये बताऊं टैक्स से इनकम आती है, डायरेक्ट टैक्स, फिर मैं कहूँ कि ये जो है वो टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है, और टैक्स रेवेन्यू के जैसे फिर और जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू मिलकर के रेवेन्यू रिसीट बनाती हैं, और रेवेन्यू रिसीट के जैसे कैपिटल रिसीट होता है, और फिर हम कहें कि ये जो है वो बजट का हिस्सा होता है। तो आप जो है पहले बजट ना पढ़ करके पहले आप उसके अंदर की जो गहन चीजें हैं, जो बारीक चीजें हैं, उनको पढ़ रहे हैं, और फिर आप ऊपर जनरल की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है इंडक्टिव मेथड। और जब आप पहले बजट पढ़ें, फिर वो पढ़ें, फिर वो पढ़ें, उसको हम बोलेंगे डिडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड जो होता है वो होता है पर्टिकुलर टू जनरल। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज बिकॉज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज हमारे स्केर्स हैं, और उन स्केयर रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव जो हैं वो बहुत ज्यादा यूज हैं, अल्टरनेटिव यूज जो है उनके बहुत ज्यादा है। इस वजह से हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम बोल देते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या हम बोले इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर है बेटा? तो ऑल ऑफ द अबो जो है हमारा यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है ना। प्रोडक्शन की जो थ्योरी है वो किस प्रॉब्लम को देखता है? तो आप देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि पीपीसी कर्व जो है वो इन तीनों के आंसर करता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, व्हाट गुड टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच, या इन व्हाट क्वांटिटी, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ऑल ऑफ द अबव जो है आपका यहाँ आ जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है इन तीनों के आंसर, यानी कि जो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उन सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के जो है वो आंसर देता है। ठीक है, यहाँ ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए पीपी शिफ्ट राइटवर्ड टू P1 इट्स सोल्व। देखिए क्या कह रहा है कि ये कोई पीपीसी कर्व है आपका जिसको हमने पी बोला है, और ये आपका शिफ्ट होगा राइटवर्ड P1। तो ये शिफ्ट किस वजह से होता है? तो ये इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, एक्स गुड में भी और वाई गुड में भी, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि एक्स गुड में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई ऐसा कह देते हैं, तो पी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और ये एक्स में अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो ये आपका ऐसा बनेगा। वाई में अगर आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो आप जो है वो ऐसा बनाएंगे, यानी कि ये प्रीवियस था और जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो ये P1 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है। शिफ्ट होने की वजह से यानी कि यहाँ भी इंप्रूवमेंट है और यहाँ भी इंप्रूवमेंट है। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एक्स में तो है, लेकिन शिफ्ट नहीं करेगा ना। ये देखिए यहाँ आएगा, स्लोप चेंज होगा। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी वाई यानी कि यहाँ आएगा, स्लोप चेंज होगा। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी इन बोथ गुड एक्स एंड वाई, यस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है, जहां पर दोनों वस्तुओं में जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ड्यू टू स्कैर्सिटी पीपल मस्ट डू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको पता है कि स्कैर्सिटी की वजह से जो पीपल है वो चॉइस करते हैं, चुनाव करते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेक चॉइसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है ना, इनमें से कौन सा जो है इकोनॉमिक सिस्टम है। तो इकोनॉमिक सिस्टम मैंने आपको बताए हुए हैं बेटा 4 प्रकार के होते हैं। एक जो आपका होता है मार्केट इकोनॉमी, ठीक है ना, मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम जो है इनविजिबल हैंड भी कहते हैं, इनविजिबल हैंड भी कहते हैं, ये ध्यान करना है। इसी को आप जो है कैपिटलिस्ट कहते हैं, कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट जो है वो कहते हैं, कैपिटलिज्म आप इसको कहते हैं। इसी को आप जो है मार्केट मैकेनिज्म कहते हैं, ये आप ध्यान करेंगे, मार्केट मैकेनिज्म भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके नाम है। ये एक प्रकार है मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी जिसको आप सोशलिज्म भी कहते हैं, सोशलिज्म। ठीक है ना, तो दूसरा ये प्रकार है आपका सोशलिज्म। तीसरा आपका आ जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी, और फोर्थ आपका आ जाता है जिसको हम पढ़ते हैं कमांड इकोनॉमी। ठीक है ना, कमांड इकोनॉमी। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मार्केट इकोनॉमी भी प्रकार है, प्लान्ड इकोनॉमी भी प्रकार है, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है ये सारे के सारे जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम के टाइप्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12th क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है हाउ मेनी सेंट्रल प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन इकोनॉमी। तो 3 जो है मेजर 3 ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है ना,
तो आपको ये ध्यान करना है कि क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये पहली जो है आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम है। फिर जो है वो कैसे उत्पादन करना है, ये आपकी दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम है। और फिर किसके लिए उत्पादन करना है, ये आपकी तीसरी सेंट्रल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे मेजर जो है वो 3 जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इन फ्री मार्केट इकोनॉमी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है ना। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में मैंने आपको अभी बताया, हम ऊपर पढ़ करके आए हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो भी आपके कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर होते हैं वो जो है वो फ्रीली मार्केट फोर्सेस से जो है अपना जो चॉइस है वो करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ आपको ये ध्यान करना है बच्चों कि वो फ्रीली करते हैं, तो यहाँ पर वोट से नहीं करेंगे, सेंट्रल प्लानिंग यानी कि गवर्नमेंट से नहीं करेंगे, कंज्यूमर प्रेफरेंस से जो है ये चीजें जो है पॉसिबल हो पाएंगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है सी, ऑप्शन नंबर सी जो है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस जो है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमें क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट, यस। अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यस। स्कैरसिटी गिव्स बर्थ टू चॉइस, यस। तो ऑल ऑफ द अबव जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इंडियन इकोनॉमी इज, इंडियन इकोनॉमी आपको पता है इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना जो है ये आप देखते हैं, वैसे चाइना को सोशलिज्म में देखा जाता है। ठीक है, सोशलिज्म या कम्युनिज्म इसको बोल देते हैं, है ना। लेकिन पाकिस्तान ने जो है मार्केट को रिफॉर्म किए हैं 1978 के आसपास। ठीक है, तो वहां पर भी जो है अब इस प्रकार से मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कहता है द रीजन फॉर डाउनवर्ड शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, तो अभी हम पढ़ करके आए थे, ठीक है ना, कि इंक्रीजिंग जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ठीक है ना, उसकी वजह से आपका कनकेव होता है और नेगेटिव आपका मतलब स्लोप का होता है, डाउनवर्ड स्लोप का होता है। तो आपको बोलेंगे इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इसके पीछे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा था लोकस ऑफ ऑल पॉइंट रिप्रेजेंटिंग बंडल्स अमंग विच कंज्यूमर्स इज इनडिफरेंट। ठीक है ना, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट रिप्रेजेंट बंडल अमंग विच कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। तो आपने देखा है, आपने पढ़ा हुआ है कि जब आप कहते हैं कि भाई एक सारे कई बंडल्स हैं जिनके अंदर कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट है, वो चॉइस नहीं कर पा रहा है, उसको हम बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व। ठीक है ना, तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, तो ये आपका इनडिफरेंस कर्व आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। नॉर्मल गुड्स के मामले में ही आपका डिमांड कर्व जो है ऐसा होता है। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कहता है व्हाट इज द इलास्टिसिटी व्हेन द डिमांड कर्व इज वर्टिकल एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो जब आपका डिमांड कर्व जो है वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, डी जो है आपका ऐसा हो जाता है, ओ वाई एक्स के पैरेलल हो जाता है, तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है वो 0 हो जाती है, आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए जो 0 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि पेट्रोल एंड कार इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ, पेट्रोल और कार जो है वो आपको पता है दोनों जो है मिलकर के एक काम को पूरा करेंगी, और जो दो मिलकर के एक काम को पूरा करती है वो आपकी कहलाती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपका यहाँ राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स द डिमांड फॉर ए गुड्स यूजुअली मूव इन दी, देखिए इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड द डिमांड फॉर ए गुड यूजुअली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। ठीक है ना, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस जो हैं अगर बढ़ रहे हैं तो उसकी जो दूसरी गुड की डिमांड है वो क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। क्लियर है ना बात, आपको ये ध्यान करना है, अगर प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं तो दूसरे वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि चाय की रेट बढ़ेंगे तो लोग चाय को छोड़कर कॉफी पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो चाय जो है वो चाय की जो सब्स्टिट्यूट है वो कॉफी है। ठीक है ना, तो यानी कि सेम डायरेक्शन में बढ़ेगी, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा सिमिलर डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का शेप जो है आपको पता है कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, कॉन्केव टू ओरिजिन। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेवर टच द एक्स एक्सिस, नेवर टच द वाई एक्सिस। तो आप देखते हैं ना तो ये वाई एक्सिस को टच करता है ना ये एक्स एक्सिस को टच करता है, और ये ऊपर से नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। यहाँ पूछा गया नॉट ट्रू,
तो नो ट्रू कौन सा होगा, कनकेव टू ओरिजिन। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कनकेव टू ओरिजिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो क्या कहता है, कहता है द बंडल अवेलेबल टू ए कंज्यूमर इज कॉल्ड, ठीक है ना। एक बंडल जो कंज्यूमर को जो है अवेलेबल है, तो आपको पता है कि ये कोई बजट लाइन है जहां पर आपको ये सारे बंडल जो इस बजट लाइन के ऊपर भी है, जो बजट लाइन के नीचे भी है, वो सारे बंडल अवेलेबल हैं। इसको हम बोलते हैं बजट सेट, ठीक है, बजट सेट बोलते हैं बच्चों, बजट सेट। तो ऑप्शन जो है ए जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो कहता है ए डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्सिस प्रोडक्ट विल मेक द बजट लाइन, ठीक है ना। अब देखिए क्या कहता है, एक्स की जो है वो डिक्रीज होती है, ये हमारी बजट थी, इसके प्राइस कम होंगे तो आपको पता है कि ये लाइन ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। जब ये लाइन ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्लोप था वो ज्यादा था, यहाँ पे स्लोप जो था वो कम था, यानी कि यहाँ पे स्टीप, ये जो है वो स्टीप थी और ये जो है वो क्या हो गई, फ्लैट हो गई। तो मोर फ्लैटर हो जाएगी। तो अब ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए जो है आपका फ्लैटर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, इन डिमांड कर्व विच इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आप देखते हैं कि प्राइस जो होता है वो बढ़ाते हैं हम, यानी कि पहले ये प्राइस था, फिर ये प्राइस हो गया या ये प्राइस हो गया, फिर हम डिमांड को देखते हैं, ठीक है ना। तो डिमांड को देखते हैं, यानी कि यहाँ पर होती है क्वांटिटी, ठीक है, तो क्वांटिटी हमारा डिपेंडेंट होता है। तो आ जाएगा आपका ए जो आंसर है वो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का मॉक टेस्ट 1 का रैपिड 25 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर किए हैं, ये आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों के को जो है ना बहुत ज्यादा से आप उसको बताएं कि सीयूईटी की प्रिपरेशन जो है परफेक्ट नॉलेज के चैनल पर इकोनॉमिक्स की बड़ी जबरदस्त तरीके से करवाई जाती है, क्योंकि हमारा ध्येय है, क्योंकि हमारी टैगलाइन है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐसा पढ़ाएं बच्चों को कि दोबारा बच्चों को जो है वो धक्के ना खाने पड़े, दोबारा बच्चों को जो है वो कोचिंग की तरफ देखना ना पड़े, क्योंकि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।